हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 को दृष्टिगत रखते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक नया टॉपिक, गांव, शहर और व्यापार, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है कि क्या कितना पढ़ें। इसमें से आपको गांव, शहर और व्यापार के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें गांव का जनजीवन, गांव का व्यवसाय, ग्रामीण लोगों की तकनीकियां, और शहर के बारे में, शहर में जनजीवन कैसा रहा, शहरों में व्यवसाय और व्यापार के माध्यम क्या रहे, और कैसे शहर के लोग ग्रामीण लोगों से प्रभावित हुए और गांव के लोग शहरों के लोग से प्रभावित हुए। वहीं व्यापार की अगर बात करें तो प्राचीन कालीन व्यापार के मुख्य मार्ग कौन थे, कैसे मध्य एशियाई लोग तक्षशिला और भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में आकर व्यापार करते थे, और भारत का व्यापार कुछ अरेबियन कंट्री और यूरोप से होते थे। तो इस बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है, जिसका अध्ययन हम बारीकी से करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गांव, शहर और व्यापार। तो इसमें हेडिंग है लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाया था अध्याय 4, उसमें इसका बहुत डिटेल, बहुत गहराई से बताया गया था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में भी हमने लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि का उत्पादन बढ़ गया था, इसके बारे में पढ़ चुके थे। जबकि वैदिक काल के समय में क्या था कि वहाँ लकड़ी के फालों का प्रयोग किया जा रहा था। उसके बाद जब महाजनपद काल आ गया था तो हम लोहे के फालों का उपयोग कर रहे थे, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि आई। इसीलिए साम्राज्यों का उदय हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह पूछा जाएगा कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ, तो वह 3000 साल पहले। और महापाषाण कब्रों में लोहे और औजार के हथियार की बड़ी संख्या में मिले हैं। किस काल में? तो महापाषाण काल में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें से सिर्फ यही 2 याद करने हैं। इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं ये। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ, जिसमें दिया गया है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम व सिंचाई। अर्थात उस समय में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो जो कार्य किए गए उनका डिटेल इस पैराग्राफ में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर सिंचाई व्यवस्था। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इधर औजार के नीचे औजारों का कुछ डिटेल दिया गया है। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़सी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कृषि उत्पादन में। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। क्यों था? क्योंकि गांवों से ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त होता था, जिससे वो बड़ी सेना रख पाते थे, साम्राज्य का विस्तार कर पाते थे, आर्थिक सहायता होती थी राज्यों की। तो समृद्ध गांव के बिना राजा अपनी राज्यों की कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए गांवों का समृद्ध होना बहुत जरूरी था। उसके बाद औजार तथा रोपाई के कारण कृषि उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हुई, जिससे करों में भी वृद्धि हुई। जिस प्रकार से
कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई से वृद्धि हुई थी, ठीक उसी प्रकार किसका भी महत्व है, सिंचाई का भी। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे सिंचाई के साधन उस समय क्या थे, तो नहरें, कुएं और तालाब व कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, उनको बोलेंगे कृत्रिम। तो इसमें से नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं तथा कृत्रिम जलाशय हैं। अब हम देखेंगे अगले पैराग्राफ की ओर। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजाओं ने सिंचाई की योजना, जैसा आज की सरकार करती है, नहर और नदियों का निर्माण, उसमें से टैक्स लेती है, उसी प्रकार पहले भी था कि राजा जो था वो सिंचाई के साधनों का विकास कर दिया, जिससे क्या हुआ, ग्रामीणों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। और जब कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई तो राजा के कर में भी वृद्धि हो गई, जिससे साम्राज्य अधिक समृद्ध हुए, आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत हुई और सेना का निर्माण सशक्त हुआ। इस प्रकार से गांवों के विकास से डायरेक्ट संबंध है साम्राज्यों का विकास। अब हम देखते हैं गांव में कौन रहते थे। तो उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर या दास कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे और दास, उनको कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पैराग्राफ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपनी नोट्स बुक में नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को किस नाम से जाना जाता था, या साधारण हलवाहों को किस नाम से जाना जाता था, या भूमिहीन मजदूर या दासों को किस नाम से जाना जाता था। तो इनके सभी के नाम दिए गए हैं कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को कड़सियार या अदिमई कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इनको अपनी नोट्स बुक में नोट करिए और जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे आप, उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांस रहेंगे एग्जाम हॉल में। फिर हम देखते हैं अगला पैराग्राफ है, देश के उत्तरी हिस्से में, ये हुई अभी दक्षिणी, ये अभी उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में अपना नीचे वाला इलाका जो है वहाँ की बात हुई। अब देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो यहाँ पे जो गांव का मुखिया होगा, प्रधान होगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि उत्तरी भारत में गांव के प्रधान को या मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, तो ग्राम भोजक कहलाता था। और यह क्या था, तो यह पद वंशानुगत था, अर्थात जिसके जो प्रधान था उसका पुत्र ही प्रधान बनेगा। इसको बोलते हैं वंशानुगत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज नहीं होगा कि दूसरा व्यक्ति प्रधान नहीं बनेगा। यदि एक व्यक्ति बन गया है तो उस समय चुनाव प्रणाली नहीं थी कि आप लोकतंत्र के हिसाब से चुनेंगे, ऐसा नहीं था, वंशानुगत थे ये पद। तो जो प्रधान व्यक्ति था ग्राम भोजक नाम का, वह पद वंशानुगत था, अर्थात यदि किसी का पिता है तो उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरह एक ही घर के, एक ही परिवार के सदस्यों को यह अधिकार था कि वह गांव का प्रधान बन सके, बाकी किसी को यह अधिकार नहीं था। और इस पद पर बैठने के लिए क्या होना चाहिए था, तो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था जो गांव का
वही प्रधान होता था। तो इस प्रकार से इसमें से एक आध क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ग्राम का मुखिया जो था प्रधान, वह ग्राम भोजक कहलाता था। पद इनका वंशानुगत होता था। यह साधारणतः कैसा व्यक्ति था? जो गांव का सबसे बड़ा भूमि स्वामी या जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन रहती थी, वही गांव का प्रधान बनता था। अब देखते हैं इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। जो गांव का प्रधान मुखिया होता था तो अधिक प्रभाव था इसका गांव में, इसलिए राजा क्या करता था कि कर वसूलने के लिए गांव से जो टैक्स इकट्ठा करना होता था तो वह कार्य इन मुखियाओं को या प्रधानों को, भोजक नाम का जो था, उसको सौंप दिया जाता था कि भैया आप अपने गांव का कर वसूलिए और राज्य के खजाने में जमा करवाइए। तो इस प्रकार से यह कर वसूलने का भी काम करते थे। वे न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो पुलिस का काम तो कभी कभी करते थे, लेकिन न्याय का काम करते थे और कर वसूलने का काम करते थे। तो इसमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। फिर है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो ये शिल्पकार उस समय भी मौजूद थे। लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर अर्थात कपड़े बनाने वाले। और जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे जिन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति। और जिनके पास जमीन नहीं होती थी वे अधिकतर कौन से लोग थे? तो दास और कर्मकार लोग आते थे इसके अंतर्गत। जिनके पास जमीन नहीं थी ये दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से हमने गांव के बारे में देखा कि उस समय के गांव की व्यवस्था क्या थी, गांव का मुखिया क्या था, उसके कार्य क्या थे, अन्य कृषक जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था, जैसे गृहपति को। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो यहाँ पे कुछ कोट दिए गए हैं, जैसे प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। अर्थात जो अभी गांवों में हमने देखा भोजक और गृहपति, तो वो भी संगम साहित्य में गांव का प्रधान, वह भी लोग सम्मिलित होते थे, पाए जाते थे। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को किस साहित्य के नाम से जाना जाता है? तो संगम साहित्य के नाम से आप जानेंगे इनको। और इनकी रचना कब? तो लगभग 2300 वर्ष पहले की गई थी। संगम का अर्थ क्या है? तो कवि सम्मेलन, इनका संकलन। तो इस प्रकार से इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर हाल में बनता है। विशेष रूप से संगम साहित्य आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सिक्के और आहत सिक्के। तो सिक्के हैं, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। 500 साल पहले और सबसे पुराने आहत सिक्के, सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कब तक चले? 500 साल तक चले। ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। चांदी और तांबे के बने होते थे। तो विशेष रूप से क्वेश्चन यही आता था कि किस धातु के बने होते थे।
यही क्वेश्चन आता है। तो चांदी और तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत करना पड़ता था, उकेरना पड़ता था। आहत यानी आघात पहुंचा के, चोट पहुंचा के, इसलिए उनको आहत सिक्के बोला गया। तो इस प्रकार से उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। ये प्राचीन सिक्के हैं, 500 साल तक चले थे। अब एक कोट है तो उसको देखते हैं। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इनको ये आहत सिक्के कहलाते थे। ठीक, ठप्पे बनाए जाते थे इसीलिए इनको, जैसा कि मैं अभी बताया था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। लगभग 8 ईस्वी तक, वो बता रहा, प्रारंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे। तो इस प्रकार से आहत सिक्कों की ये परिभाषा दी गई है। चांदी और तांबे के बने होते थे, चित्र उकेरे जाते थे, यह प्लेन नहीं होते थे, ठप्पा लगाया जाता था ठोक पीट कर, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। विनिमय के अन्य साधन। विनिमय का मतलब होता है कि कोई वस्तु आपके पास यदि ज़्यादा उपज गई है, आपने खेती करी है चावल की, आपके पास यदि ज़्यादा चावल, आवश्यकता से अधिक चावल हो गए हैं और किसी अन्य व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज़्यादा गेहूं है, तो आप उसको चावल दे दीजिए और उसके बदले में उससे गेहूं ले लीजिए। तो यह होता है वस्तु विनिमय। इससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसी को बोलते हैं विनिमय। अब देखते हैं, तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो यहाँ पे एक कविता दी गई है नमक को लेकर के। तो अब देखते हैं, समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे, ये किस तरह से यात्रा करते थे, इस बारे में चर्चाएं होगी। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा नगर, अभी तक हमने क्या देखा, गांव। तो गांव में जनजीवन कैसा था, गांव का मुखिया कौन था, कृषि कार्य कैसे किया जाता था, फिर उसके बाद आहत सिक्के क्या थे। अब हम देखेंगे नगर। अभी तक हमने गांव की दिनचर्या के बारे में जाना, उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाना। अब हम जानेंगे नगर की दिनचर्या और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो अब देखते हैं नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। इसमें गांव से ज़्यादा गतिविधियां होंगी। गांव में सिर्फ कृषक और मजदूर वर्ग रहता है, जबकि शहरों में बड़े बड़े व्यापारी, राजा महाराजा, मंत्री इत्यादि तरह के लोग रहेंगे। तो अब देखते हैं, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मथुरा ज़्यादा क्यों प्रसिद्ध हुआ और क्यों बढ़ा, क्योंकि वह क्या था, मार्ग का केंद्र था। व्यापारिक मार्ग वहाँ से गुजरता था, उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। तो एक उत्तर पश्चिम से जो पाकिस्तान सिंध वाला इलाका है, बलूचिस्तान वाला, ये उत्तर पश्चिम राजस्थान से होते हुए, तो एक ये मार्ग हो गया और पूरब की ओर ये बंगाल तक जाता था। और दूसरा जो होता था उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर।
तो इसलिए यह व्यापार का केंद्र बना हुआ था और मुख्य नगरों में से एक था और कुषाणों की दूसरी राजधानी था। तो इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था। तो मथुरा एक व्यापारिक मार्ग के लिए प्रसिद्ध था और कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि 2500 साल से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा यह। यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर के चारों ओर किलेबंदी यह नहीं पूछा जाता है, बस व्यापारिक मार्ग पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कौन करता था। तो किसान और पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों को भोजन की व्यवस्था करते थे, भोजन जुटाते थे। ये क्वेश्चन आता है कि मूर्ति बनाने का प्रमुख केंद्र, यह क्वेश्चन अवश्य रूप से आता है। ये कुषाणों की दूसरी राजधानी था, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। और धार्मिक केंद्र तो आप जान जाएंगे कि मथुरा था। बौद्ध विहार और जैन के मंदिर भी यहाँ मिलते हैं, कृष्ण भक्ति का केंद्र है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार आप इनको नोट कर सकते हैं। नंबर 1 व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारिक मार्ग 2 थे यहाँ, एक उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा नंबर 2 है उत्तर भारत से दक्षिण की ओर। यहाँ के जो नगर थे इनके लिए भोजन की व्यवस्था, तो आसपास के जो किसान लोग थे, मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, वह इस नगर के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। यह मूर्ति का प्रमुख केंद्र था, बस इसके अलावा नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में। अब बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मथुरा में प्रस्तर खंडों मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। तो किस किस के, तो प्रस्तर खंडों और मूर्ति के बनाने के अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, छोटे अभिलेख हैं जो भी मिले हैं। दान कौन कौन देता था। जो स्त्री और पुरुषों, मठों और मंदिरों के लिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि जो अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुए हैं उन पर किनका वर्णन है। तो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो मथुरा के अभिलेख में मिलता है, मथुरा के अभिलेख में मिलता है। इसको अच्छे से आप नोट करिए। स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों को दान का उल्लेख मथुरा के अभिलेख में, यह संक्षिप्त अभिलेख होते थे तो मथुरा के अभिलेख में मिलता है। यह क्वेश्चन आ चुका है और उम्मीद है कि आए। दान कौन कौन देते थे। तो राजा, रानी, अधिकारी और व्यापारी, शिल्पकार, बस इसके अलावा दान नहीं देते थे लोग। तो इन अभिलेखों में जिक्र किनका है। तो सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी, माला बनाने वालों को, बस इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 लाइन में इसको नोट कर सकते हैं। यह NCERT बोरिंग नहीं है, आप एक बार इसको पढ़िए, समझ लीजिए, दूसरी बार अपनी पेन और कॉपी लेके आप बैठिए और उसकी विधिवत नोट्स बनाइए, फिर उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप एक बार करके देखिए तो परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, क्योंकि करना आपको है, समझाना काम मेरा है। बेहतर परिणाम के लिए आपको बेहतर रणनीति बनानी चाहिए। अब देखते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर। तो शिल्प तथा शिल्पकार, अभी तक हमने देखा गांव की व्यवस्था के बारे में, फिर नगर की व्यवस्था के बारे में, अब देखते हैं कारीगरों के बारे में। तो शिल्प और शिल्पकारों के बारे में अब पढ़ते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं।
पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वह पूरा स्थल से जो प्राप्त हुए हैं किसके, मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि ज़्यादातर ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। फिर ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो स्त्री पुरुष काम करते थे यह क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर आता है कि उस समय उत्तर और दक्षिण में कपड़े का या कपड़े बुनने का या कपड़े उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रमुख केंद्र थे। तो आप यहाँ से वाराणसी और मदुरई को याद रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो इसमें शिल्पकारों का और व्यापारियों के संघ का वर्णन किया गया है, अर्थात दोनों के अलग अलग कार्य थे। जहाँ शिल्पकारी का कार्य था कि कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे और प्रशिक्षण देंगे, वहीं व्यापारियों का कार्य था लोगों के पैसे जमा करना एक बैंक की तरह और उनको उसके बदले में कुछ अधिक राशि प्रदान करना। जैसे अभी बैंकों में ब्याज दिया जाता है, उस प्रकार से अधिक राशि उनको प्रदान करना, बाकी राशि मठों या मंदिर या धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। इस प्रकार से उस समय के शिल्पकारों का जनजीवन चल रहा था। तो शिल्पकारों का जो मुख्य कार्य था क्या था? प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारी की श्रेणियों का संचालन करती थी, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी व्यापारियों को, जहां पर लोग क्या करते थे? पैसा जमा करते थे, उनके उसके बदले में कुछ ब्याज, जिसको निवेश लाभ बोला गया है, उस समय दिया जाता था। शेष हिस्सा क्या किया जाता था? मठ और धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये क्वेश्चन आता है, श्रेणी कहते थे। तो आप श्रेणी को याद रखेंगे। श्रेणी क्या है? तो शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ ही श्रेणी के नाम से जाना जाता था उस समय। अब हम इस कोट को भी देख लेते हैं। उत्तर काले चमके पात्र, वही है जो शुरू में बताया गया है कि उत्तर काले चमके पात्र किन्हें बोला गया? तो मिट्टी के पतले बर्तन जो अत्यधिक सुंदर थे। तो चूंकि यह प्राप्त कहाँ से हुए? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से, इसलिए इनको उत्तरी काले चमके पात्र बोला गया। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो इसका जिक्र आप पहले ही पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं सूत कातने और बुनने के नियम। अभी तक हमने क्या देखा? व्यापारी वर्ग कैसा था, शिल्पकार वर्ग कैसा था, उनके दायित्व क्या थे। अब हम देखते हैं सूत कातने बुनने, अर्थात कपड़े का निर्माण। कपड़े के केंद्र कौन थे? तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। अब यहाँ के कामगारों की चर्चा होगी, देखते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का
किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, भेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ये औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यदि कोई माल तैयार करके स्त्री ले गई है और वह आनाकानी करता है, अर्थात उसको भटकाता है कि यह खराब है, ये ऐसा है, वैसा है, तो उसको सजा मिलती थी। उस समय ये प्रावधान थे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो इस प्रकार उस समय दंड के विधान भी थे कि यदि आपने बोला है कि हम कपड़े बना के देंगे और आप नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें आपको जुर्माना या हर्जाना देना पड़ता था। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में बताता है कि सूत काटने के नियम क्या थे। तो नियम कठोर भी थे और लचीले भी थे, दोनों के लिए सजा थी। मतलब जो कपड़े खरीदता था, जो कच्चे माल देता था, उसके लिए भी, और जो निर्माता थे। इनमें से निर्माताओं के आप कुछ के नाम याद रख सकते हैं या किनसे प्राप्त होता था, यह भी क्वेश्चन आता है। तो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन तैयार करने में किनका योगदान था? विधवाओं का। सक्षम, अक्षम। सक्षम का मतलब जो महिलाएं विकलांग नहीं थी, अक्षम का मतलब किसी भी विक्षिप्त, किसी भी तरह की विकलांगों से यहाँ अर्थ है अक्षम का, अर्थात वह सक्षम नहीं है। भिक्षुणियों द्वारा, वृद्ध वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों, इनके द्वारा यह कार्य विधिवत रूप से किए जाते थे और इनको उसके बदले में पारिश्रमिक दिया जाता था। जिन महिलाओं को निकलने की अनुमति नहीं थी वह अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल प्राप्त करती थी और दासियों को ही भेजकर तैयार माल वहां पहुंचा देती थी कारखानों तक। इसमें सजा के प्रावधान थे। यदि निरीक्षक इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती थी, और यदि कोई भी औरत जो अपना कार्य पूरा नहीं करती थी उसका यहाँ तक कि अंगूठा भी काट दिया जाता था। ये सजा के प्रावधान थे। तो ये सूत काटने के हमने देखा या बुनने के नियम। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु एक स्थान है पुदुचेरी का, उसका जिक्र है। और सूक्ष्म निरीक्षण, बारीकी से किसी चीज का निरीक्षण करना। तो अब देखते हैं मानचित्र 7 में अरिकामेडु ढूंढो। लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन का मतलब अरिकामेडु एक बंदरगाह था जो समुद्री मार्ग का काम करता रहा होगा, व्यापारिक केंद्र था। पत्तन का मतलब यहाँ बंदरगाह से है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। एक कोड दिया गया है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। तो जो ब्राह्मी लिपि है, तो प्रारंभ में क्या होता था? तमिल भाषा में भी इसी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। अरिकमेडु का आप नाम याद रखेंगे। अरिकमेडु पूछा जाता है यह क्या था, तो यह एक पत्तन था, पुदुचेरी में स्थित है, 2200 से 1900 साल पुराना था
और पत्तन का अर्थ है यहाँ बंदरगाह से है, जहाँ जहाज़ों के आने जाने का यह एक बस स्टैंड जैसे होता है, इस प्रकार जहाज़ का स्टैंड ही बोलते हैं। वर्तमान में उनको बंदरगाह बोला जाता है। प्राचीन नाम पत्तन, उसी को पत्तन भी बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं। तो इस प्रकार आप सिर्फ यही याद रखेंगे अरिकमेड़ू, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ उसमें जाइए, उसमें अरिकमेड़ू का जिक्र है। जो जो अभी अंडरलाइन कराए हूँ हर चीज़ें मिल चुकी हैं, उनमें हर चीज़ें आ चुकी हैं और आती रहेंगी, हमेशा एग्जाम में आती हैं चीज़ें यहीं से। तो इसका जो जिक्र है, तो एक एरेटाइन शहर है कोई इटली का, उसके नाम पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो एरेटाइन का प्रयोग मुहर लगाने के लिए, यह कहाँ का शहर है, तो यह एक इटली का शहर है। एरेटाइन पात्र से जाना जाता है। इसे मुहर सांचे या गीली चिकनी मिट्टी से दबा देते थे। मुहर का काम कैसे होता था, तो गीली मिट्टी को उससे दबा देते थे, जिससे यह होता था कि इसमें भैया सील लग गई है, ठप्पा लग गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा सूक्ष्म निरीक्षण अर्थात सील का प्रयोग भी होता था उस समय। और अरिकमेड़ू एक प्रमुख पत्तन था, बंदरगाह था। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ, आप इसको जरूर नोट कर लें, अरिकमेड़ू। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो कुछ बर्तन यहाँ पर ऐसे भी मिले हैं अरिकमेड़ू में जिनका डिजाइन तो रोम का है, परंतु वो बनाए कहाँ जाते थे, भारत में ही। अर्थात व्यापार बहुत उच्च सीमा में था। जैसे अभी भी विदेशी कंपनियां आकर के हमारे यहाँ निवेश करती हैं, तो इससे अर्थ यही निकलता है कि प्राचीन काल में भी ऐसी व्यवस्था थी कि जब डिजाइन रोम की है तो इसका मतलब है कि रोम व्यापारी यहाँ निवेश करते थे, इसलिए डिजाइन रोम की यहाँ प्राप्त होती है, जिसमें रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। अर्थात रोमन लैंप और शीशे के बर्तन, धातुओं का भी मतलब प्रयोग किया जाता था, रत्न भी बनाए जाते थे। साथ ही कुछ छोटे कुंड जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, छोटे कुंड मिले हैं। कपड़े की रंगाई के पात्र जिन्हें कहा गया है। अब हम बढ़ेंगे अगले कोट की ओर। तो देखते हैं अगला कोट। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण बेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरिगाजा की कहानी है भरूच का यूनानी नाम। भरूच का नाम आपने सुना होगा, ये भरूच आपका गुजरात वाला है, उसका यूनानी नाम ही क्या है, बेरिगाजा है। तो बेरिगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरिगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ऐसी 2 चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अर्थात यहाँ क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है हड़प्पा काल का और इस व्यवस्था से, कि जो अत्यधिक प्राचीन काल व्यवस्था थी और ये जो नगरीय सभ्यता थी हमारी महाजनपद के बाद वाली, महाजनपद वाली, इसमें क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी, उसका संकेत ये है कि आप पता लगाइए कि उस समय कौन से कार्य नहीं होते थे जो इस समय हो रहे हैं, उनकी सूची बनाइए। तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है, आप भरूच का नाम याद रखेंगे, गुजरात का है, और भरूच का यूनानी नाम बेरिगाजा है, तो बेरिगाजा को आप विशेष रूप से लिख लें। तो यह भी एक पत्तन का ही कार्य करता था, यहाँ भी पत्तन का ही कार्य है, यह भी एक बंदरगाह है। तो
अत्यंत संकरा भाग है, इसलिए इस पर जहाज़ें लाना सिर्फ यहाँ के लोकल मछुआरे ही कर सकते थे। यहाँ पे क्या होता था, तो शराब, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, चांदी के सिक्कों का आयात होता था। जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र, ये चीज़ें निर्यात की जाती थी। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र निर्यात किए जाते थे, जबकि शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात किया जाता था। तो आप इनके भी नाम याद रखेंगे। हालांकि इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे, भरूच जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे नाम होते हैं। और राजा के लिए व्यापारी विशेष रूप से उपहार लाते थे। उपहार में क्या था, तो चांदी के बर्तन थे, गायक किशोर थे, सुंदर औरतें और अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये उपहार स्वरूप व्यापारी देते थे उनको। तो उपहार जरूर आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं व्यापार और व्यापारी, अर्थात व्यापार कैसे होते थे और व्यापारियों का क्या रवैया था, व्यापारी कैसे थे उस समय के, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिलते हैं या मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इन्हें काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है इस लाइन से। और रोमन साम्राज्य में इसकी इतनी ज़्यादा मांग थी, विशेषकर काली मिर्च की, इसलिए इसको काले सोने के नाम से, तो क्वेश्चन आता है काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था, तो काली मिर्च को। रोमन में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी थी, तो रोमन साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी या मांग थी वह काले मिर्च की थी। इसी कारण इसको काले सोने की संज्ञा दी गई है। और व्यापार दोनों मार्गों से होता था, समुद्री मार्ग से भी और सड़कों के रास्ते से भी, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं तो देखते हैं दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो रोमन साम्राज्य के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे यह आकलन किया गया कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध अच्छे थे हमारे। अब एक कोट दिया गया है, व्यापार से जुड़ी एक कविता फिर आई है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्राट घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यह कविता नहीं है एक प्रकार से, ये आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें क्या है, इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हर लाइन में क्वेश्चन है इसमें कि समुद्री जहाज़ों पर तेज तर्राट घोड़े लाए जाते थे, गाड़ियों पर काली मिर्च लोड करके गठरियाँ बांध करके हिमालय से रत्न और सोना प्राप्त होता था, तो उसका व्यापार होता था। दक्षिण की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियाँ और दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे और गंगा कावेरी की फसलें, श्रीलंका से खाद्यान्न, म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात किए जाते थे। तो इस प्रकार आप इनको हल्के में मत लेना, ये हर लाइन एक प्रकार का क्वेश्चन है। और पुहार पत्तन, ये भी एक बंदरगाह है जो पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है।
ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी सही जोड़ी मिलाने को दे देता है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट दे देगा और 4 पत्तनों के नाम दे देगा, 4 बंदरगाहों के नाम दे देगा और बोलेगा आप सही जोड़ी मिलाइए, कौन पूर्वी घाट में है या पूर्वी तट में है और कौन पश्चिमी तट में है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी व्यापार से जुड़ी एक कविता। अब हम देखते हैं आगे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो मानसूनी हवाएं क्या थीं? सहायता देती थी उनको पहुंचने के लिए, इसलिए वो मानसून की सहायता लेते थे कि हम जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि हवा है एक प्रकार की, वो हवा चल रही है, इसलिए उनको सहूलियत होती थी जहाज चलाने में। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है कि उस समय तक क्या थे, कई समुद्री मार्ग खोज दिए गए थे। मुख्य रूप से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। क्या? नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाते थे ये नाविक, और उनकी यात्रा जल्द ही पूरी हो जाती थी। अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट पर उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जो नाविक या जो व्यापारी या जो जहाज अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, वे दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, क्योंकि उनको क्या होता था, हवा के साथ उधर को हवा भी चलती थी हमारे महाद्वीप की ओर, उपमहाद्वीप की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा आता है जून 1 जून को आ जाता है। तो उन हवाओं के साथ अफ्रीकन जो थे और अरब के पूर्वी तट से लोग क्या करते थे, इधर आने के लिए इन पवनों का सहारा लेते थे, जिससे वो जल्दी पहुंचते थे और उनको सहूलियत होती थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन पवनों का सहारा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ वो चलना पसंद करते थे। अब हम देखते हैं अगला पैरा, समुद्र तटों से लगे राज्य। अब कुछ समुद्री तटीय राज्यों के बारे में चर्चा है इसमें, तो उनको भी देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। नदी के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ मैदान दक्षिण भारत में किसका था, तो कावेरी नदी है एक, उसका मैदान सबसे उपजाऊ था उस समय। फिर लिखता है, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो किनके लिए मूवेंदार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मूवेंदार शब्द 3 शासकों, तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, और उन 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के बारे में जो कौन कौन थे, तो चोल, चेर और पांड। इनको आप याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, MCQs देखिए, उनमें ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और यही क्वेश्चन जुलाई सीटेट एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यह राजा 2300 साल पहले काफ़ी शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में हुआ करता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार, पूर्वी तट पर था चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। यह वस्त्र का भी प्रमुख केंद्र था दक्षिण भारत का, मदुरई, और उत्तर में वाराणसी, अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं जिसकी। तो
तो आप इनको याद रखेंगे कि चोलों का प्रमुख पत्तन 2 महत्वपूर्ण स्थान थे, तो इनको आप जरूर याद करें और नोट्स में अपने नोट कर लें कि चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तिनम, और दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरई। अब हम देखते हैं अगला पैरा। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो ये ऐसे शासक थे जो नियमित कर ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उपहार मांगना पसंद करते थे, और कभी कभार ये सैनिक अभियान भी करते थे और कर वसूल लेते थे, शुल्क वसूलते थे, और उसको कुछ धन अपने पास रख लेते थे, बाकी धन अपने समर्थकों, नात रिश्तेदारों, सिपाहियों में बांट देते थे। कभी इनके ऊपर कुछ कविताएं लिखते थे जिनको कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, सुंदर कपड़े उपहार स्वरूप इनके द्वारा, राजाओं के द्वारा प्रदान किए जाते थे कवियों को। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नियमित कर वसूलते थे या नहीं। तो ये नियमित कर नहीं वसूलते थे, सैनिक अभियान करते थे, उपहार लेना पसंद करते थे। व्यापारियों से कर नहीं, उपहार लेना ये पसंद करते थे। अब अगला पैरा देखते हैं। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। अभी हम चोल, चेर और पांड्य पढ़ रहे थे। अब एक नया राजवंश आता है, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो सातवाहन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सातवाहन राजवंश का प्रमुख राजा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी बलश्री उसकी माँ थी। ठीक, सातवाहन का जो अर्थ था, उसका अर्थ था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का भी अर्थ जो था तो क्या था? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सातवाहनों को ही दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया। तो क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आता है कि सातवाहन राजवंश था जो उसका प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसमें माँ का भी नाम शामिल हो गया, गौतमी पुत्र से गौतमी बलश्री और सातकर्णी। फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि दक्षिणापथ मार्ग का स्वामी किसे कहा गया, किन शासकों को? तो सातवाहन। फिर आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता इसका शाब्दिक अर्थ है। और सातकर्णी ने क्या किया था? पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी थी, अर्थात सैनिक अभियान भी किया था। पश्चिम में इसका खुद का निवास था। इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर क्या किया? सैनिक अभियान किया, सेनाएं भेजी अपनी। अब यहाँ पर कुछ रेशम मार्ग और कुषाण काल आता है, तो देखते हैं कुषाण शासक और रेशम काल से क्या संबंध है। उनके बारे में इस कोट में चर्चा की गई है। तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। जैसा कि पहले भी वर्णन किया गया है कि मथुरा क्या था? 2 तरह के व्यापारिक मार्गों का संगम था, मतलब 2 व्यापारिक मार्ग वहाँ आकर मिलते थे। एक दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, दक्षिण मध्य एशिया वाला, अरब वगैरह से जो आते थे व्यापारी, और एक दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता था, उत्तर पूर्व की ओर भी। तो इस प्रकार से वो व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था और विशाल नगर भी था। फिर है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था।
पेशावर और मथुरा इसके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो क्वेश्चन क्या था कि इनका उस समय किसका नियंत्रण था 2000 साल पहले? तो इन मार्गों पर कुषाणों का शासन था। किसका था? कुषाणों का। और यह पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करते थे। पेशावर और मथुरा प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला इन्हीं के अंडर में आता था। सिल्क रूट की एक शाखा कहाँ से? मध्य एशिया से सिंधु नदी तक आती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों पर रोमन साम्राज्य को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था सामान। तो इस प्रकार से यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशम मार्ग से जरूर क्वेश्चन आते हैं, पेडागॉजी से जोड़ कर पूछे जाएंगे। कथन और कारण के रूप में आते हैं क्वेश्चन, MCQs में कराए गए हैं क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको आप याद रखेंगे। तो इसमें दिया गया है उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले। अरिकम एडू का पत्तन करीब 2200 से 1900 साल पहले। वर्तमान पुदुचेरी। तो आप इनको याद रखिए। विशेष रूप से ये तिथियां डायरेक्ट पूछ दी जाती हैं, सही जोड़ी में भी पूछी जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड लगभग 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2200 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियेन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वान की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 वर्ष पहले। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष रूप से आप कनिष्क को याद रखेंगे और इनकी यात्रा, फासियन की यात्रा और इनकी स्वान की। बाकी ये रेशम बनाने की कला आपको ऊपर वर्णित की गई है। चोल, चेर और पांड, उनके बाद कैसे सातकर्णी सातवाहन आए, उनका भी वर्णन हमने अभी पढ़ा। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे गांव और नगर की व्यापारिक व्यवसायिक व्यवस्थाएं थी। गांवों में क्या थी, गांव का जनजीवन कैसा था, व्यापार कैसा था, दिनचर्या उनकी कैसी थी। नगरों में क्या दिनचर्या, कैसा जीवन यापन था, व्यापार और व्यवसाय कैसा रहा दो देशों के बीच, दो साम्राज्यों के बीच। तो इस प्रकार से हमने नगर, गांव और व्यापार के बारे में चर्चा की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आप सतत अभ्यास करिए, इसकी नोट्स बनाइए। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन सफलता के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, इसलिए आप सतत अभ्यास करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।